तालिकाबद्ध डेटा, मैनुअल बनाम इलेक्ट्रॉनिक, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, एक्सेल के फीचर, एक्सेल आरंभ करना। लगभग सभी को कुछ प्रकार के रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होती है। अध्यापकों को समय सारणी, ग्रेड और उपस्थिति सूची का प्रबंधन करना होता है। व्यापार में वेतन विवरण, बजट, प्रोजेक्ट और अन्य वित्तीय डेटा का प्रबंधन करना होता है। लेखाकार मतलब अकाउंटेंट और वित्तीय विश्लेषकों यानी कि फाइनेंशियल एनालिस्ट को भी लेखा जोखा के डेटा का रखरखाव करना होता है। यहां तक कि एक गृहिणी के परिवार के बजट का प्रबंधन करना होता है। अतः डेटा का रखरखाव और गणनाएं करना कुछ ऐसा है जिससे हम बच नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। रो एवं कॉलम की तालिका के रूप में व्यवस्थित डेटा को समझना और उनका विश्लेषण हमेशा ही आसान होता है। इसके कुछ लाभ इस प्रकार हैं। आप बड़ी मात्रा में डेटा का प्रबंधन कर सकते हैं। आपके सामने डेटा का त्वरित और साफ स्वरूप नजर आता है। ऐसे डेटा की आसानी से पुनः संरचना की जा सकती है, जिससे परिवर्तनों और कुछ जोड़ने की सुविधा मिलती है। विभिन्न प्रोग्रामों के बीच इस डेटा का अलाइनमेंट यानी कि संरेखन बना रहता है। डेटा को आसानी से पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है और खोज करना आसान हो जाता है। डेटा में प्रयुक्त पैटर्न आसानी से पहचाने जा सकते हैं। खोए हुए डेटा का पता लगाया जा सकता है। एक भौतिक स्प्रेडशीट कॉलम और रो की कागज की एक बड़ी शीट होती है। यह कागज के एक टुकड़े पर संबंधित डेटा को फैलता या प्रदर्शित करता है, जिससे आपको निर्णय करते समय इसका परीक्षण करने में सहायता मिलती है। कम मात्रा में उपलब्ध डेटा का रखरखाव हाथ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रचुर मात्रा में उपयोगी टूल होते हैं। आप तेजी से एजेंडा, प्लानर, इन्वेंटरी सूची, रसीद आदि डिजाइन करने के लिए पहले से तैयार विविध प्रकार के टेम्पलेट से चयन कर सकते हैं। एक्सेल का उपयोग करने के सबसे बड़े लाभ में से एक ये है कि इसमें यूजर को व्हाट इफ विकल्प प्राप्त होता है। यूजर विविध गणनाओं को स्वयं किए बिना उनके संभावित परिणाम ज्ञात कर सकता है। स्प्रेडशीट को पासवर्ड से सुरक्षित करके आप अपनी संवेदनशील सूचनाओं को सुरक्षित तरीके से स्टोर कर सकते हैं। पाइवोट टेबल और स्पार्क लाइन जैसे फीचर के जरिए आप कुछ ही बटनों का उपयोग करके डेटा के संक्षिप्त स्वरूप को विविध प्रकार से देख सकते हैं। अनेक यूजर कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके एक ही डॉक्यूमेंट पर एक साथ काम कर सकते हैं। यूजर ईमेल का उपयोग करके अथवा नेटवर्क पर फाइलें अपलोड करके भी अपने काम का आदान प्रदान कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी एक फाइल या डॉक्यूमेंट को वर्कबुक कहते हैं। इसमें एक या अधिक वर्कशीट का संग्रह होता है। एक्सेल आरंभ करने के लिए आपको पहले यह एप्लीकेशन खोलनी होगी। स्टार्ट बटन को दबाएं और ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेलेक्ट करें। जब आप एक्सेल को आरंभ करते हैं तो आपके सामने एक नई वर्कबुक आती है, जिसका डिफॉल्ट नाम बुक 1 होता है, जिसमें 3 खाली वर्कशीट, शीट 1, शीट 2 और शीट 3 होते हैं। पहली नजर में एक्सेल की स्क्रीन अत्यंत जटिल नजर आ सकती है, लेकिन जब आप एक्सेल का उपयोग करना आरंभ कर देते हैं तो आप इसकी अत्यंत प्रभावशाली क्षमताओं की प्रशंसा करेंगे। आप इस कार्य के अंत में पहुंच गए हैं। आपने सीखा रिकॉर्ड कीपिंग की आवश्यकता, तालिकाबद्ध डेटा के लाभ, हाथ से बनी
समीर ने एक नया व्यवसाय आरंभ किया है, AMS पेकर। चेकलिस्ट का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। हम इस प्रकार की एक तैयार भी करेंगे। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित को समझाने में समर्थ हो जाएंगे। एप्लीकेशन आरंभ करना, चलिए अब एक्सेल शुरू करना सीखेंगे। ऐसा करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करें, फिर ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें। उचित फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए नीचे स्क्रॉल करें, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें और फिर एक्सेल पर क्लिक करें। एक्सेल विंडो खुल गई है। फिर ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करें। आपके स्क्रीन पर एक नया ब्लैंक वर्कबुक नजर आएगा। अब वर्कबुक को सेव करना सीखेंगे। ऐसा करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें, फिर सेव पर क्लिक करें, ब्राउज पर क्लिक करें। सेव एज विंडो आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो गई है। उचित फोल्डर ब्राउज करें, फिर फाइल नेम एंटर करें और फिर सेव पर क्लिक करें। सबसे पहले पेज साइज बदलना सीखेंगे। ऐसा करने के लिए पेज लेआउट टैब पर क्लिक करें, फिर साइज पर क्लिक करें और फिर एक उचित पेज साइज को सिलेक्ट करें। अब पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए ओरिएंटेशन पर क्लिक करें और फिर लैंडस्केप पर क्लिक करें। चलिए टैब की का यूज करके टेक्स्ट एंटर करना सीखेंगे। ऐसा करने के लिए A1 सेल में टेक्स्ट एंटर करें, फिर कीबोर्ड पर टैब बटन दबा के नेक्स्ट सेल सिलेक्ट करें। बाकी के टेक्स्ट के लिए यही प्रक्रिया दोहराएं। अब कॉलम विड्थ एडजस्ट करना सीखेंगे। ऐसा करने के लिए कॉलम पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट करें, फिर होम टैब पर क्लिक करें, फिर फॉर्मेट पर क्लिक करें और फिर कॉलम विड्थ पर क्लिक करें। कॉलम विड्थ विंडो आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो गई है। कॉलम विड्थ बॉक्स में उचित वैल्यू एंटर करें और फिर ओके पर क्लिक करें। इसी तरह आप अन्य कॉलम विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट एंटर करते हैं। ऐसा करने के लिए इच्छित स्थान पर माउस क्लिक करें और फिर टेक्स्ट एंटर करें। इसी तरह आप बाकी का टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। अब टेक्स्ट रैप करना सीखेंगे। ऐसा करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर रैप टेक्स्ट पर क्लिक करें। टेक्स्ट में किए गए परिवर्तन पर ध्यान दें। इसी तरह आप अन्य टेक्स्ट पर यही इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब रो इंसर्ट करना सीखेंगे। ऐसा करने के लिए रो को सिलेक्ट करें, फिर इंसर्ट पर क्लिक करें, फिर इंसर्ट शीट रोज पर क्लिक करें। इसी तरह आप अन्य रोज और टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए अब कॉलम इंसर्ट करना सीखेंगे। उचित कॉलम को सिलेक्ट करें, फिर इंसर्ट पर क्लिक करें और फिर इंसर्ट शीट कॉलम्स पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि नया कॉलम इंसर्ट हो गया है। चलिए अब मर्ज और सेंटर का उपयोग करना सीखेंगे।
ऐसा करने के लिए आवश्यक सेल को सिलेक्ट करें, फिर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करें। इसी तरह आप अन्य टेक्स्ट मर्ज कर सकते हैं। टेक्स्ट में किए गए परिवर्तन पर ध्यान दें। अब हम सेल डेटा फॉर्मेट करना सीखेंगे। ऐसा करने के लिए आवश्यक सेल को सिलेक्ट करें, फॉन्ट बदलने के लिए फॉन्ट पर क्लिक करें, उचित फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट करने के लिए नीचे स्क्रॉल करें और फिर उचित फॉन्ट सिलेक्ट करें। फॉन्ट साइज बदलने के लिए फॉन्ट साइज पर क्लिक करें और फिर उचित फॉन्ट साइज सिलेक्ट करें। इसी तरह आप अन्य टेक्स्ट का फॉन्ट और साइज बदल सकते हैं। चलिए अब टेक्स्ट की स्टाइल बदलना सीखेंगे। ऐसा करने के लिए सर्वप्रथम टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर बोल्ड पर क्लिक करें। इसी तरह आप अन्य टेक्स्ट बोल्ड कर सकते हैं। अब हम टेक्स्ट अलाइन करना सीखेंगे। ऐसा करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फिर सेंटर अलाइन पर क्लिक करें, फिर मिडिल अलाइन पर क्लिक करें। इसी तरह आप अन्य टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं। इस इंटरैक्टिव सत्र में हम सेल में फिट करने के लिए टेक्स्ट को रैप करेंगे।